हेलो फ्रेंड्स, एमआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको रोज़ाना हिंदी की क्लास दी जाती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी का कक्षा शिक्षण, जिसमें आपको संस्कृत का उच्चारण, हलंत, विसर्ग, पठन और लेखन, इन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स, आप जब शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा पढ़ाने का बहुत मन करता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों इसे शेयर जरूर कर देना। और आपकी अधिक सुविधा के लिए टेलीग्राम चैनल है, आप उससे तुरंत जुड़ जाए। उस पर क्यूज कराया जाता है दोस्तों, और आपका चैनल है @राधे105। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो आपके लिए है। 25,000 सिपाहियों की होगी भर्ती, भेजा प्रस्ताव। जो भी फ्रेंड्स सिपाहियों में अपनी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 25,000 भर्तियां निकली हैं दोस्तों। लखनऊ डीजीपी मुख्यालय ने 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया है। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की संभावना काफी कम है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमे में अब भी लगभग 1 लाख पद खाली हैं दोस्तों, जिसमें लगभग 30,000 पद सिपाहियों के हैं। इनमें 4 से 5,000 पद खेल कोटे और मृतक आश्रित कोटे के हैं। बाकी बचे पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मौजूदा समय में 18,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। इन सिपाहियों का प्रशिक्षण अगले साल पूरा होगा। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती बोर्ड द्वारा अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में सिपाहियों की भर्ती जनवरी से पहले निकाल पाना मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, ये आपके लिए न्यूज है कि 25,000 सिपाहियों की होगी भर्ती। अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ये है, सबसे पहला प्रश्न है आपका, लेखन का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, आपके जो प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी भी आएंगे, अति लघुत्तरीय भी आएंगे। तो ये है आपके अति लघुत्तरीय, विस्तृत तृतीय भी ही आएंगे। तो ये है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लेखन का अर्थ बताइए। तो लेखन का मतलब होता है लिखना। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखोगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, लेखन का अर्थ। जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। भाव और विचारों को शुद्ध रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लेखन। अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है, लेखन की अशुद्धियाँ क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हम लिखते हैं तो हमारे भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? लेखन की अशुद्धियों के अंतर्गत रेफ या रकार संबंधी दोष, सिरोरेखा संबंधी दोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष, मात्रा संबंधी दोष, वर्णों का लोप, वचन संबंधी दोष, अल्प प्राण तथा महाप्राण की अशुद्धियों आदि हैं। अशुद्धियां आदि हैं। तो ये क्या है? हमारे लिखने की जो अशुद्धियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु क्या आवश्यक है। तो आवश्यक है आपका शिक्षण और बालक के बीच आत्मीय संबंध। अगला है, पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वो है आपके अति शीघ्रता के साथ पढ़ना। अगर कोई जल्दी जल्दी पढ़ता है तो पढ़ने में बाधक है। अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। तो ये है आपके पठन कौशल के बाधक तत्व। और दोस्तों, लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन कौन से हैं। तो लेखन को जो संबंधित दोष हैं वो हैं आपके सिरोरेखा की उपेक्षा, शब्दों के बीच का अभाव, यानी कि जो आप लिखते हैं, जैसे राम लिखा तो राम के ऊपर ये डंडा नहीं लगाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत माना जाता है। शब्दों के बीच का अभाव, तो शब्दों के बीच का अभाव होता है, जैसे हमने राम लिखा, रा यहाँ पर हमने जो छोड़ दिया ऐसे, तो ये क्या है? शब्दों के बीच का अभाव हुआ। अक्षरों का विकृत आकार, अक्षरों का विकृत आकार, जैसे कि ये हमने छोटा लिख दिया, ये हमने लिख दिया और बड़ा, तो ये हो गया आपके
अक्षरों का विकृत आकार। विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, विराम संबंधों से जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो यहाँ पर जाता है आपने बोल दिया, तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो ये हो गया आपके विराम संबंधी त्रुटियां। अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी त्रुटियां, तो ये अनुस्वार जैसे कि आपका जो है अनुनासिक संबंधी जो त्रुटियां होती हैं वो भी आपके लेखन कौशल को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगला है आपका वर्ड, शब्द एवं वाक्य। तो वर्ड किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आपका, वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड एवं वर्णमाला की परिभाषा बताइए। तो दोस्तों वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड ध्वनियां हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। इन ध्वनियों के विशेष चिन्ह होते हैं जो वर्ड कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा में वाक्य होते हैं, वाक्यों में शब्द होते हैं, शब्दों में वर्ड होते हैं तथा वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है। तो वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड की परिभाषा होती है दोस्तों, वर्ड को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें है सबसे पहले, भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। अगली है वाक्यांश की परिभाषा, जिस सार्थक पद समूह में भाव अथवा विचार की पूर्व अव्यवस्थित नहीं होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती है, उसे वाक्यांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकेतवाचक वाक्य एवं आज्ञावाचक वाक्य को उदाहरण देकर समझाइए। तो संकेतवाचक वाक्य होते हैं जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक कहते हैं। उदाहरण है, सूर्य अस्त होगा तो अंधकार तो हो जाएगा ही, इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। आज्ञावाचक वाक्य होते हैं जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बसंत, तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, तो ये क्या है, आज्ञा। अब आप बैठ सकते हैं, तो ये अनुमति दी गई है कि अब आप बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्द को उत्पत्ति वर्णों से होती है। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। किससे होती है, शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि। अगला क्वेश्चन है आपका, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी वॉच कर लेंगे तो आप इसमें से भी अपना हिंदी का पेपर सही तरीके से कर पाएंगे। तो वाक्य जो आपके 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानार्थक, नंबर 2 है आपका निषेधार्थक, अगला है प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक तथा विस्मयार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य के खंड कीजिए। तो दोस्तों वाक्य के खंड 2 भागों में होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 है आपका विधेय। विधेय किसे कहते हैं, तो उद्देश्य तो वो होता है जिसके हमारा एक उद्देश्य होता है, जैसे कि हमें 4th सेमेस्टर अपना क्लियर करना है, 2nd सेमेस्टर क्लियर करना है, तो हमें उस उद्देश्य बना लिया है कि हमें पढ़ना है। और अगर पढ़ाई करोगे तो दोस्तों आपका जो है 1st डिवीजन से पास हो जाओगे। अब है विधेय, उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पर विधेयक कहलाते हैं। उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद क्या कहलाते हैं, आपके विधेय। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया, तो ऊपर के वाक्य में जीवन के मित्र ने उद्देश्य है तथा मुझे एक सुंदर पेन दिया, वो क्या है, आपका विधेय। अगला है आपका ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या है दोस्तों, हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ सीमित है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, तो दोस्तों ध्वनि के प्रकार स्पष्ट करने के लिए ध्वनि उत्पादक अवयवों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जो निम्न है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत
ओष्ठ, जिह्वा और नासिका। जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ कहते हैं, जो तलुए से बोले जाते हैं उन्हें तालु कहते हैं, और जो मूर्धा यानी कि जिसमें जीभ मुड़ जाती है उसे मूर्धा कहते हैं। जो दांतों से बोले जाते हैं उन्हें दंत कहते हैं, जो होठों से बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ बोलते हैं, जो जीभ के द्वारा बोले जाते हैं उन्हें जिह्वा, और जो नाक के माध्यम से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नासिका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बलाघात क्या होता है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, जिनकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षातया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की ध्वनियाँ आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराघात क्या है? तो स्वराघात दोस्तों वो है सुर में उतार चढ़ाव होता है, उसे ही हम स्वराघात कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। तो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण दोस्तों दो आधार पर किया जाता है। कितने पर? दो आधारों पर किया जाता है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। नंबर 1 जिह्वा के आधार पर, नंबर 2 ह्रस्व दीर्घ के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर दोस्तों आपके 4 प्रकार होते हैं, जिसमें आपकी संवत, अर्धविव्रत, विव्रत और अर्ध संवत। इसमें आपके अ, ई, उ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ आते हैं संवत में। अर्धविव्रत में बड़ी ए, छोटा बड़ा औ और आ आता है। विव्रत में दोस्तों आ आता है। अर्ध संवत में ए और ओ आता है। ह्रस्व दीर्घ के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व और नंबर 2 दीर्घ। ह्रस्व में 4 आते हैं, आ, ई, उ, री। दीर्घ में आपके आ, ई, उ, ए, ओ और औ आते हैं। ठीक है, 6 आते हैं इसके अंदर जो है आपके। नेक्स्ट है आपका लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या होता है? तो 2 मात्राओं से अधिक समय लगे, जिसमें 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है उसे कहते हैं लुप्त स्वर, और उसका जो उदाहरण है वो है ओम। इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में करते हैं। ठीक है, व्यंजन की परिभाषा क्या है? जो स्वरों की सहायता लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान है दोस्तों। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ ह्रस्व स्वर है। अनुनासिक स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में आ जाता है, चाहे आपका यूपी टेट हो, डीएलएड हो, ऑल हिंदी एग्जाम में आता है। इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा भी बाहर निकलती है। इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर सुविधा के लिए स्थानाभाव के कारण चंद्र बिंदु के स्थान पर अंकी बिंदी भी लगा दी जाती है, जैसे कहीं, में, हैं आदि। अनुनासिक में अर्थ में अंतर पड़ता है। प्रयत्न से आशय समझाइए। ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ट वर्ग में आने वाले वर्णों के नाम बताइए। तो ट वर्ग में आते हैं आपके ट, ठ, ण, ण, ये आपके ट वर्ग के आते हैं। संयुक्त अक्षर दोस्तों आपके क्षेत्र ज्ञान ये होते हैं आपके। ठीक है, क्षेत्र ज्ञान श्रम। स्वरों के भेद कितने हैं? तो स्वरों के आपके 4 भेद होते हैं। स्वर के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 मुखाकृति के आधार पर, और फ्रेंड्स ये आपके डीएलएड के अकॉर्डिंग है। ओष्ठकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण बताइए। तो अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में उच्चारण की अशुद्धियां बहुत बाधक होती हैं। शुद्ध आक्षरिक उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का प्रथम चरण है। मौखिक भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि उच्चारण की अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर आप सही तरीके से उच्चारण नहीं करते हैं तो वो उसका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण का बहुत ही विशेष ही महत्व दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व हैं नंबर 1 ध्वनि व्यवस्था, नंबर 2 बल, नंबर 3 लय, नंबर 4 स्वराघात, नंबर 5 गति और नंबर 6 आपका विराम। प्रवाहपूर्ण
उच्चारण के लिए लय का होना आवश्यक है। एक अक्षर बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। लय के साथ किया गया उच्चारण प्रवाहपूर्ण होता है, इसलिए संस्कृत या हिंदी उच्चारण के लिए लय का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप देख पाएंगे, जैसे आप जो है आपके दोहे होते हैं, सोहठा होते हैं, ये सभी किस में आते हैं, आपके लयबद्ध लय तरीके से बोले जाते हैं। जैसे दोस्तों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये क्या है, आपकी लय। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्वराघात। और स्वराघात किसे कहते हैं? उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को ही स्वराघात कहते हैं। उच्चारण में स्वराघात का विशिष्ट महत्व है। उच्चारण करते समय ध्वनियों के ऊपर उठने तथा ध्वनियों के नीचे जाने के लिए आरोह अवरोह का होना आवश्यक है। इसलिए शुद्ध उच्चारण के लिए स्वराघात पर समुचित ध्यान देकर छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है गति। गति का अभिप्राय है शब्द समूहों को बिना हिचकिचाहट एवं रुकावट के बोलना। उच्चारण की गति न अधिक तीव्र होनी चाहिए दोस्तों, न अधिक धीमी होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण उच्चारण के लिए छात्रों को सामान्य गति से बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगर आप तेजी में बोलोगे तो फ्रेंड्स आप टीचर जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आप अगर प्यार में बोलेंगे तो जल्दी आपके टीचर सुन लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विराम। विराम का अभिप्राय है क्षण भर के लिए रुकना, यानी कि थोड़ा सा रुकना। उच्चारण की शुद्धता हेतु विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए रुक रुक कर पढ़ने से लंबे वाक्य भी सरल एवं सुबोध बन जाते हैं। इसलिए उच्चारण की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपके सीता घर जाती है, जैसे में दे दिया हमने, सीता घर जाती है, तो जाती है ये आपका क्या हो गया, घर पर जा रही है ना, तो ये आपका फुल स्टॉप हो गया, ये हो गया आपके विराम। जाती है थोड़ा सा रुकना पड़ा है। नेक्स्ट है आपका उच्चारण में हलंत का प्रयोग। हलंत शब्द का अर्थ बदलने की शक्ति रखता है। हलंत शब्द का अर्थ बदलने की शक्ति रखता है। हल चिन्ह को लगाकर किसी वर्ण को आधा या स्वर रहित बनाया जाता है, जैसे पश्चात। तो ये क्या है आपका हलंत। जैसे दोस्तों हलंत का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत के वाक्यों में किया जाता है। जैसे आप बोल रखेंगे रामम, ठीक है, ग्रहम, ग्रहम, तो ये क्या है आपके हलंत। तो ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं, ये है आपके विसर्ग, और आपका चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे, आप जो है समझेंगे दोस्तों। जैसे प्रातः, प्रातः में क्या है, विसर्ग है। ठीक है। चांद, चांद में आपका ये आ गया आपकी चांद। नेक्स्ट है आपका रामः, रामः में क्या है, विसर्ग। अगला है आपका माँ, माँ में क्या आ गया आपका चंद्र बिंदु। ठीक है। और अगला देख सकते हैं दुख, दुख में क्या है, विसर्ग। तो ये इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर पढ़ाई करनी है तो जुनून होना चाहिए, और पढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन होना चाहिए, अपना अध्ययन करना चाहिए, और सहायक सामग्री भी पास होनी चाहिए, और दोस्तों आपको एक्टिव रहना चाहिए, तभी आप कोई भी परीक्षा हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपनी डीएलएड की तैयारी जुनून के साथ में कीजिए, सही मार्गदर्शन के साथ कीजिए, अपना अध्ययन स्वयं कीजिए, सहायक सामग्री रखिए और एक्टिव बने रहिए। और आज की वीडियो आपको